हम लोग इन दिनों ट्रेड यूनियन, कोल इंडिया और कोयला खदान में कार्यरत कामगारों के संबंध में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, ट्रेड यूनियन के जो वरिष्ठ हैं, चाहे वो HMKP के हों, चाहे वो BMS के हों, एटक के हों, C2 के हों, सभी प्रमुख प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें छन करके आई है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे HMS से संबद्ध राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महासचिव और पिछले 3 बार JBCCI में प्रतिनिधित्व कर चुके राजेश कुमार सिंह। इस बार 11वें में फिर उनका चयन किया गया है और उनका चयन इस बार हुआ है। ये 4थे बार JBCCI की बैठक में शामिल होंगे वैकल्पिक सदस्य के रूप में, और इन्होंने श्रमिकों की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने का काम किया है और कई समस्याओं को उठाकर इन्होंने अपना लोकप्रियता हासिल की है। आइए तो हम बात करते हैं आज राजेश कुमार जी से। राजेश कुमार सिंह जी, आपका स्वदेश वाणी में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। पहला सवाल जो चुभता हुआ सवाल है, संभवतः देने में, सवाल का जवाब देने में राजेश जी हिचकिचाएं भी, लेकिन ये सत्य है कि ट्रेड यूनियन के नेताओं से बातचीत के क्रम में यह मामला सामने आया है, उजागर हुआ है कि JBCCI सदस्य बनने के लिए पैसे की लेन देन हुई है और पैसे के लेन देन में ही उसमें यह भी एक मामला उजागर हो गया कि अगर एक बोतल दारू किसी प्रतिनिधि को नहीं मिले तो वो JBCCI की मीटिंग को बेच देंगे। इस संबंध में राजेश जी क्या कह रहे हैं, सुना जाए। देखिए, चूँकि आप ऐसा सवाल ही पूछ दिए हैं, इसके बारे में कहना थोड़ा परेशानी तो है हम लोग के साथ में, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हिंद मजदूर सभा की ओर से हम 11वीं वेतन समझौता जो होने जा रहा है, जिसमें मैं 4थी बार जा रहा हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कहूँगा कि 3 बार मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, लेकिन आज तक हमें 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ा है। न हमसे HMS हमसे पैसा की मांग किए हैं, और जो भी श्रमिक संगठन है अगर उसमें चलता होगा तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ भ्रम की बात सुनने में आया है, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पैसे की लेन देन होती है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब हिंद मजदूर सभा एक स्वतंत्र संगठन है और न ही कभी पैसे पर विश्वास किया है। चूँकि हम एक मजदूर समाज से जुड़े हुए हैं, मैं खुद कोयला कामगार हूँ, मैं कोयला खदान में काम करता हूँ, 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, तो हमारे जैसे लोग को चुन करके HMS भेजने का काम किया है। जो मजदूर समाज के लोग हैं, लोग जो बाहरी जो ठेकेदारी करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ करना नहीं चाहता। दारू पीने वाले बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोग पीते हैं, खाते हैं, लेकिन पीने खाने का व्यक्तिगत मामले में मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत वरिष्ठ साथी लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं जो सरासर निराधार है। वो अपने जीवन में क्या करते हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। वो चूँकि इतने सीनियर मोस्ट हैं कि उन पर कटाक्ष करना भी हमारे लिए अच्छा, हमको वो संस्कार नहीं मिला है। 8वीं वेज बोर्ड से मैं गया हूँ और संभवतः जहाँ तक हमको याद है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी 8वें वेतन समझौता से ही उनका भी उपस्थिति उसमें हुआ है। वो मेन मेंबर हैं, हम लोग अल्टरनेट मेंबर के रूप में रह रहे हैं, लेकिन काम करने में हम लोग कहीं नहीं हिचकिचाते हैं। वो क्या करते हैं उनके निजी जीवन है, निजी जीवन में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आपने देखा इस सवाल का जवाब कितने तरीके से, कितने सलीके से इन्होंने दे दिया। अब हम लोग अगला सवाल ये करेंगे कि JBCCI की बैठक से इंटक को
अलग कर दिया गया है। 10वें बैठक से ही वो नहीं है उसमें। इस बार इंटक की तरफ से, रेडी गुड की तरफ से कोलकाता में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी गई है। तो क्या इससे JBCCI की बैठक पर कोई असर पड़ेगा, ये राजेश से बताएंगे। देखिए, मैं तो चाहता हूँ या हम लोग जितने भी श्रमिक संगठन हैं, 5 यूनियन थे जो हम लोग JBCCI में मिल करके काम करते थे। इसमें एक इंटक भी था। 9वां वेतन समझौता तक इंटक हमारे साथ में रहा। चूँकि उनकी अंदरूनी आपसी कलह के वजह से हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, और जब तक हाई कोर्ट में जब तक उनका मामला पड़ा हुआ है, इससे लोग कोल इंडिया उनको बाहर रखे हुए हैं कि लोग अपना समझौता कर करके आवे। आज भी इंटक का 4 मुख्य और 4 अल्टरनेट पद रखा हुआ है। इन लोग आपसी समझौता कर करके आवें, स्वागत होगा। और हम चाहेंगे अगर इंटक आएगा तो हम लोग को मांगने में और मजबूती प्रदान होगा। हम लोग चाहते हैं कि इंटक हमारे साथ में रहें। हम लोग ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी श्रमिक संगठन हम लोग से अलग कर दे। इंटक के लोगों का ये आरोप है आप पर कि 9वें वेतन समझौता जो लोगों ने कराया था, उनकी उपस्थिति में जो हुई थी, उन सभी पहलुओं को, उन सभी बिंदुओं को अभी तक चारों ट्रेड यूनियन मिल करके भी लागू नहीं करा पाया है। इसमें आप क्या कहें? देखिए, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेतन समझौता में तय हुआ, लेकिन कोल इंडस्ट्री जैसे मेडिकल अनफिटनेस, आज 4-5 वर्षों से मेडिकल बोर्ड ही नहीं बैठ रहा है। बहुत ऐसे मजदूर हैं जो खटिया पर सोए हुए हैं, जिसको कैंसर हो गया, जिसको पैरालिसिस मार दिया, और उसके जगह पर उसके आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये भी कहना गलत है कि वो संगठन में नहीं है, इस कारण नहीं हो पा रहा है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इस पर सारे लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। 10वां वेतन समझौता में हमारा ही यूनियन HMS ने हम लोग साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम लोग चाहते थे कि मेडिकल अनफिटनेस लागू हो, लेकिन 3 साथी जो थे हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन अब ये हम नहीं कहेंगे कि उनके वजह से फंस गया है, लेकिन फंसा हुआ तो है। हम लोग वेतन समझौता में रहे, अंत में हम लोग साइन नहीं किए, तो कुछ न कुछ तो मजबूरियाँ हम लोग की थी जो हम लोग साइन नहीं किए। और तीनों साथी लोग मिल करके केक काटे, उन पर भी मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि जितने भी श्रमिक संगठन हैं सब मजदूर हित में काम करते हैं, और करना भी चाहिए। मेडिकल अनफिट का मामला या कैशलेस का मामला या अन्य जितने भी हैं जो रुके हुए हैं, उसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या ट्रेड यूनियन जवाबदेह है या प्रबंधन जवाबदेह है? अगर कोल इंडिया प्रबंधन इसके लिए जवाबदेह है तो यूनियन की तरफ से इस पर क्या पहल की? देखिए, आप देखे होंगे कि हम लोग आए दिन वेतन समझौता खिलाफ में या सरकार के खिलाफ में हम लोग हड़ताल करते रहे हैं। पूरे देश में कोयला कंपनी ही एक ऐसा कंपनी है, पब्लिक सेक्टर, जब हम लोग 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन चाहे क्षेत्रीय यूनियन मिल करके जब हम लोग हड़ताल का जब नोटिस दिए हैं, 100% हम लोग हड़ताल करके सफलता मिली है। पूरे उद्योग में, पूरे देश में कोयला उद्योग ही एक ऐसा है। हाँ, चूँकि सरकार का नियत और नियति पर थोड़ा है बात, सरकार थोड़ा आंख बंद करके निर्णय लेता है, और उसी के देखा देखी प्रबंधन भी थोड़ा मनमानी करता है। हम लोग चाहते हैं कि आपस में मिल करके जितने भी श्रमिक संगठन हैं मिल करके हम लोग लड़ें, और इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो चीज़ रुका हुआ है 11वां वेतन समझौता में, उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब आपका यही है ना कि भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, वो नहीं चाहती है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो भी जितने भी आप लोग हैं वो लोग मजदूर हित में काम करें। उदाहरण ये है कि अभी कोड लागू होना है, 4 कोड, ये आपके भी संज्ञान में होगा, और जब 4 कोड जब लागू होगा तो वैसी स्थिति में ट्रेड यूनियन की जो अस्तित्व है, ट्रेड यूनियन का जो अस्तित्व है, हो सकता है कई ट्रेड यूनियन उसमें छंट जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस
इसमें सच्चाई तो है। जैसे कोड लागू होगा 20% उसकी उपस्थिति होना चाहिए एक श्रमिक संगठन का, जो आज के दिन में हिंद मजदूर सभा के जो फेडरेशन जो हमारा है, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, आज के दिन में पूरे कोल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी संगठन हम लोग है। हम लोग 20 नहीं 40% के रूप में आज हमारी मौजूदगी है। 66,000 से ऊपर हमारा सदस्यता है। ये सब लेकर के, लेकिन हाँ कुछ ट्रेड यूनियन ऐसे हैं जिनको अस्तित्व पर खतरा आने का संभावना है। ऐसी स्थिति में सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारा संगठन रहे, जितना अधिक ट्रेड यूनियन रहेगा हम लोग को मांगने में भी अधिक सुविधा मिलती है। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं इंटर को बाहर रहने से, इंटर को बाहर रहने से हम लोग को भी नुकसान है, हम लोग को भी तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक संगठन उसमें रहेंगे तो हम लोग को लड़ाई लड़ने में मजबूती प्रदान होगा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।